क्या बात है कपिल, आप आज आप दिखे। किस्मत खुल गए सब लोगों के। किस्मत खुल गए सब लोगों के। नए साल आ गए इसलिए। क्या करें यार। जो लोग बोलते हैं ना कि सर आपकी लाइफ बहुत मस्त है, उनको एक दिन रहना चाहिए मेरे साथ पूरे दिन। क्या? वो तो मुझे पता है, सब मेरे आसपास के एज के ही हो, तो फिर मुझसे तो क्या ज्यादा होगी। लास्ट अपन ने पढ़ा था स्टेट और प्रॉप। स्टेट और प्रॉप समझ में आ गया सब लोगों को? ठीक है, तो अभी हम लोग लिस्ट रेंडरिंग पढ़ेंगे। कंडीशनल स्टाइलिंग हमने पढ़ लिया कि मतलब अगर फ्लैग हो तो ये करना है वगैरह, वो तो पढ़ लिया ना। मतलब स्टाइल में कैसे चेंज करना है ये तो पढ़ा था। चलो पढ़ाऊंगा। देखो अभी यहाँ पर जो आपके पास ये डेटा है, एक बार इसको देखो। अभी ये जो डेटा है वो हमने कैसे किया, कैसे करके डाला हुआ है मैन्युअली। एक एक प्रॉप बनाया, उसमें डेटा डाला, फिर एक प्रॉप बनाया, फिर उसमें डेटा डाला। तो अभी ये जो डेटा आपने डाला हुआ है, वो डेटा में आपने चार कंपोनेंट्स थे, मतलब चार बार उस कंपोनेंट को कॉल करना था, तो आपने चार बार कोड लिखा है। ठीक है, ऐसे 10 बार कंपोनेंट कॉल करना होगा तो 10 बार कोड लिखना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है लिस्ट रेंडरिंग। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम डेटा को पहले स्टोर कर लेंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के अंदर। डेटा को स्टोर करोगे किसके अंदर? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब एक एरे, उसके अंदर ऑब्जेक्ट, जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। जब हमने एपीआई फैच करना सीखा था, तब हमने जेसन पढ़ा था। एपीआई फैच करना सिखाया था ना आपको, फैच वाले फंक्शन से। तो वहां से जो डेटा आता है वो किस फॉर्मेट में होता है? जैसे जेसन प्लेस होल्डर से बताया हुआ है ना आपको। मान लो ये डेटा है, तो ये डेटा है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें पूरा एक एरे है, और उसमें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ये ऑब्जेक्ट्स है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आके फंक्शन के अंदर एक डेटा नाम से हमने वेरिएबल बना लिया। आप डेटा नाम से बनाओ चाहे किसी भी नाम से बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आवाज आ रही है मनीष वहां तक? ठीक है, तो डेटा नाम से बनाओ या किसी भी नाम से बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेटा नाम से अपन ने एक एरे बनाया। इस एरे के अंदर हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में हमने डाल दी इमेज कॉलन, और ये आपकी पूरी इमेज है जो यहां से हटा के आप इसमें डाल दो। डन। फिर यहां पर कॉमा लगा के लिखा हमने नेम, तो नेम है मोनू। फिर आपने यहां पर लिखा एज, एज है 25, जेंडर एम। ठीक है, इमेज नेम एज और जेंडर ये आ गया। कॉमा, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया हमने, सेम वही सेम चीजें लिखनी है, इमेज, ठीक है, नेम, नेम, फिर एज और यहां पर जेंडर। ये हाईलाइट वाली की भी ले लो इधर से।
डन। और ये नहीं लगाना, ट्रू लिखना है तो सीधा ही लिखो बस ऐसे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, प्योर जावास्क्रिप्ट का कोड है। तो देख रहे हो क्या हुआ, एक एरे बना, उस एरे में दो क्या बन गए, ऑब्जेक्ट्स बन गए। अब हमें करना क्या है, ये कॉल नहीं करोगे आप ऐसे, इसको हटा दो यहां से। फिर क्या करोगे, यहां पर करली ब्रैकेट लगाओगे, तो ये आपका जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना शुरू कर रहे हो आप, ठीक है। करली ब्रैकेट लगाया मतलब किसका कोड, जावास्क्रिप्ट का कोड। इसके अंदर आप ये जो डेटा है उसको मैप करवाओगे, तो डेटा डॉट मैप, तो एक एक डेटा मेरे पास में आएगा, ठीक है। अभी के लिए मैं काम करता हूं, इसको हेलो लिख देता हूं बस इसके अंदर, और मैं आपको पहले बाहर मैप करके दिखाता हूं। तो हमने यहां पर बोला डेटा डॉट मैप, इसके अंदर हमें एक कॉलबैक फंक्शन डालना है, ठीक है। डेटा डॉट मैप, इसके अंदर हमने एक कॉलबैक फंक्शन डाला। कॉलबैक फंक्शन में आपको दो चीजें पास करनी है यहाँ पर, तो एक तो जिसमें डेटा मिलेगा और एक जिसमें इंडेक्स मिलेगा। तो एक एक डेटा, जैसे इसमें कितने डेटा पड़ा है, दो है, तो पहला डेटा भी इसमें आएगा और दूसरा भी इसमें आएगा। क्या कह रहे हो, नहीं नहीं। अब मैं कंसोल लॉग करके दिखा देता हूँ एक बार डी को, और अभी यहाँ ऐसे बस रिटर्न लिख देता हूँ। तो अगर आप यहाँ देखोगे, ये देखो चार चार बार दिख रहा है, चार बार तो इसलिए दिख रहा है क्योंकि अपन ने एक एक्सटेंशन लगा रखा है। आप ऊपर वाले को देखो, बस दो डेटा था तो दो बार लूप चल गया, ठीक है। अब इसको हमें हमें क्या करना है, जैसे समझ लो इसी कोड को मैं अंदर चलाता हूं, इधर डेटा डॉट मैप, यहां पर हम लोगों को डेटा मिलेगा और इंडेक्स मिलेगा, दो चीजें मिलेगी। यहां से आप करोगे रिटर्न पर्सन ऑब्जेक्ट, आप क्या रिटर्न कर रहे हो, एक पर्सन ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हो। उस पर्सन ऑब्जेक्ट में इमेज की जगह पे आप लिख दोगे डी डॉट आई एम जी। तो इमेज नाम से जो प्रॉप भेजना था मुझे, उसमें मैंने क्या किया, डेटा में से आई एम जी उठा के डाल दिया, ठीक है। फिर मुझे क्या प्रॉप भेजना है, नेम नाम से, तो डी डॉट नेम। ये जो मेरा डेटा है उसमें से पहली वाली चीज, ये पूरी चीज, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा पूरा मुझे किस में मिला है, डी में मिला। फिर ये पूरा पूरा मुझे किस में मिला, डी में मिला। फर्स्ट और सेकंड ये दोनों चीजें डी में मिली, तो मैंने पहले वाले के लिए डाला, फिर दूसरे वाले के लिए डाला इधर। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, एज, डी डॉट एज, जेंडर लेके आ जाते हैं। ये जो की है ना, ये ऊपर इससे मैच करनी चाहिए, इनसे। ये मत सोचना कि सर इनको आपस में सेम रखना है, ऐसा कोई नहीं है। यहाँ तो यू अंडरस्कोर एज भी होगा तो भी चलेगा, बस यहाँ जो रखा है वो आपके कंपोनेंट के अंदर सही रखना, यू अंडरस्कोर एज, ठीक है। ये जो डी डॉट एज आ रहा है वो कहां से आ रहा है, इसके अंदर से आ रहा है और इसके अंदर से आ रहा है। इसका इस प्रॉप के नाम के साथ कोई रिश्ता नहीं है। डन, ये सब हमने बना लिया इधर। अब क्या करेंगे, इधर आओगे तो हाईलाइट बचा हुआ है, और क्या बच गया, एज, जेंडर, हाईलाइट। हाईलाइट इक्वल्स टू डी डॉट हाईलाइट, दो जने थे, ठीक है। दो डेटा था तो दो बार आ गया। क्या आपने कंपोनेंट को दो बार लिखा इधर, कंपोनेंट को सिर्फ हमने एक बार ही बोला है, मतलब एक बार ही एग्जीक्यूट किया है। हमने डेटा पे क्या किया है, मैप चलाया है। मतलब पहला डेटा लाओ, पर्सन कंपोनेंट बनाओ, दूसरा डेटा लाओ, पर्सन कंपोनेंट बनाओ। ऐसे जब तीसरा डेटा आएगा तो आप यहां पर तीसरा डेटा लेके आ सकते हो। हो गया, देखो दिस इज कॉल्ड लिस्ट रेंडरिंग। लिस्ट रेंडरिंग का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि आपने क्या कर रखा है, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना रखा है। एक एरे है जिसमें ऑब्जेक्ट्स डाले हुए हैं। इस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के अंदर आप क्या करने वाले हो, इस पर्सन कंपोनेंट को डालकर डेटा डॉट मैप करोगे। मतलब कि आप एक एक कंपोनेंट बनाते जाओगे जैसे जैसे आपको डेटा मिलेगा। समझ में आ रहा है, जैसे पहला डेटा मिला मुझे तो मैंने क्या किया, पहला कंपोनेंट बना दिया। उसके बाद दूसरा डेटा मिला तो मैंने दूसरा कंपोनेंट बना दिया। मतलब ये वाला जो काम है उससे आपकी वो जो हेडेक है वो खत्म हो गई, क्योंकि आप यहां पर जाके
जैसे आपके पास में डेटा है, मान लो मूवी सर्च ऐप हमने बनाया था, या एक हमारा फेक प्रोडक्ट स्टोर स्लैश प्रोडक्ट्स, ये भी शायद बनाया था अपन लोगों ने, या नहीं बनाया हुआ है। ये एक एपीआई है। इस एपीआई में एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो ये देखो पहला डेटा, फिर दूसरा डेटा, फिर तीसरा डेटा, ये डेटा आ रहा है। आपको हमेशा डेटा इसी फॉर्मेट में मिलता है, मतलब जब आप एपीआई कॉल करोगे ना, तो डेटाबेस से डेटा कैसे आएगा, हमेशा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के फॉर्मेट में। अब उसको अगर आपको ऐसी यूआई में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, लिस्ट रेंडरिंग करनी पड़ेगी, कि इस टाइप के डेटा को लूप में चला के आपने क्या किया है, उसको रेंडर करवाया है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड लिस्ट रेंडरिंग। लिस्ट रेंडरिंग में एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को मैप की मदद से कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं। अब अगर आप यहां जाके देखोगे ना, राइट क्लिक इंस्पेक्ट और कंपोनेंट्स पे जाके अगर देखते हो, तो ऐप कंपोनेंट और 3 बार पर्सन कंपोनेंट है। ठीक है, मैंने तो 3 बार नहीं लिखा इधर, अपने आप 3 बार कैसे बन गया, क्योंकि यहाँ पर कितना डेटा है, 3 डेटा है, तो 3 बार लूप चला आपका, और 3 बार ये आपके कंपोनेंट्स बन के रेडी हो गए। डन। कोई शंका समस्या? सेम इधर आओगे आप, तो यहां देख लो, ये 3 बार बने हुए। समझ में आया लिस्ट रेंडरिंग क्या होती है? लिस्ट रेंडरिंग का बहुत सिंपल सा फंडा है, कि आपने एक बार एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना दिया, अब उस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को आप क्या कर रहे हो, लूप में चला रहे हो, और उसके हेल्प से क्या बना रहे हो, कंपोनेंट्स बना रहे हो। डन। कुछ पूछना चाहते हो, आराम से पूछ लो, देख लो। समझ में आ रहा है? मोनू, अर्जुन कहाँ गया आज? नहीं, वो तो पता है, तभी तो पूछ रहा हूँ, बट कहाँ गया वो कह रहा हूँ। समझ में आ रहा है? पीछे कुछ पूछना है? चले नेक्स्ट। ठीक है, अब देखो, जब हम लिस्ट रेंडरिंग कर रहे हैं ना, तो यहां पर आप जाओगे अगर कंसोल में, तो आपको एक एरर दिखेगी, ईच चाइल्ड इन द लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। ये एरर आपको ऐसे नहीं दिखेगी, आप खुद से कंपोनेंट्स बनाते जाओ, एरर नहीं आएगी। बट अगर आपने लूप में घुमा के लिस्ट रेंडरिंग की हेल्प से कंपोनेंट बनाए, तो ये एरर आ जाएगी, कि हर एक चाइल्ड एलिमेंट के पास में क्या होना चाहिए, की प्रॉप होना चाहिए। ऐसी एरर क्यों आ रही है? तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वर्चुअल डोम। ठीक है, वर्चुअल डोम क्या होता है, देखो इसको समझने के लिए, जब भी आप एक HTML पेज बनाते हो ना, तो उसका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बनता है, बचपन में पढ़ाया था, याद है? मतलब कि जैसे HTML पेज बनता है, उसके अंदर HTML यानी रूट, हेड, बॉडी, हेड के अंदर टाइटल और लिंक वगैरह जो भी हो वो, बॉडी के अंदर कुछ डिव्स, सेक्शन टैग वगैरह सब आ जाते हैं। इन सेक्शन टैग्स के अंदर मान लो कोई और टैग्स आ गए, तो ऐसे इस तरीके से क्या होता है, एक नेस्टिंग बन जाती है, ABCD, ये एलिमेंट्स हैं सारे। ठीक है, अब इसको वर्चुअल डोम, ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल डोम। ठीक है, वर्चुअल डोम का सिंपल सा मतलब है कि इसकी एक एज इट इज कॉपी, ठीक है, जो ये है ना, उसकी सेम टू सेम एक कॉपी बन जाती है। रिएक्ट क्या करता है, उस डोम को बनाने से पहले, मतलब वर्चुअल डोम को बनाने से पहले क्या बनाता है, एक एक्चुअल डोम। एक्चुअल डोम को बनाने से पहले, एक्चुअल डोम मतलब यहां लाने से पहले इसकी कॉपी स्टोर कर लेता है, जिसको वो क्या बोलता है, वर्चुअल डोम बोलता है। जब भी आप कुछ चेंज करते हो, तब हमेशा सबसे पहले वर्चुअल डोम में ये चेक किया जाता है कि एक्चुअली चेंज करना कहाँ है। सी में करना है, जी में करना है, एच में करना है, आई में करना है, एफ में करना है, के में करना है, करना कहाँ है चेंज, वो कौन चेक करता है, वर्चुअल डोम चेक करता है। और वर्चुअल डोम एक्चुअल डोम से कंपेयर करता है
कि चेंज आना कहाँ है, जैसे जे पे चेंज आना है, ठीक है। तो ये वर्चुअल डोम ने एक्चुअल डोम से कंपेयर किया, तो अब सिर्फ और सिर्फ चेंज कहाँ आएगा, सिर्फ और सिर्फ जे पर ही चेंज आएगा, उसके अलावा बाकी पूरा डोम रिफ्रेश नहीं होगा। तो सिंपल सा क्या हुआ कि दोनों ने आपस में कंपेयर कर लिया, वर्चुअल डोम से एक्चुअल डोम को कंपेयर कर लिया, तो पता चल गया कि इस पूरे डोम में सिर्फ चेंज कहाँ लाना है, जे में। तो अब सिर्फ और सिर्फ कहाँ चेंज लेके आएगा, जे में चेंज लेके आएगा। ये पूरा इनर एचटीएमएल बदलने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए इधर देखना, ये वोट्स है, वोट्स जो वर्ड लिखा हुआ है ना वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसके आगे वोट चेंज हो रहे हैं, यही हो रहा है। मैं और आप अगर करवाते इस चीज को, तो हम क्या करते, H3 का इनर एचटीएमएल चेंज करते, तो वोट्स भी वापस चेंज होता। जबकि रिएक्ट ने ये क्या किया है, रिएक्ट सिर्फ उसी चीज को चेंज कर रहा है, वोट्स भी चेंज नहीं हो रहा है। दिस इज बिकॉज ऑफ वर्चुअल डोम, क्योंकि उसने चेक करके देख लिया कि एक्चुअली चेंज लाना कहाँ है, तो जहां चेंज लाना है सिर्फ उधर ही चेंज करना है, बाकी सारा डेटा एज इट इज रहेगा। इज इट क्लियर, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, पता चल गया वर्चुअल डोम क्या होता है। अब ये जो एरर आ रही है यहाँ पे, ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि रिएक्ट बोलता है कि अगर आप हर एक एलिमेंट को एक की दोगे तो मेरे लिए वर्चुअल डोम को बनाना इजी है, प्लस वर्चुअल डोम में जब चेंजेस आएंगे तो वो चेंजेस जो है वो इफेक्टिवली लाना इजी है। तो अभी आपको लगेगा कि अभी भी तो चेंज आ ही रहा था, कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा है। जब आप बड़ी वेबसाइट बनाओगे ना, तब की प्रॉप्स ना होने की वजह से आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाएगी, क्योंकि रिएक्ट उस लेवल पे हर एक को डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाएगा। अभी आपने तीनों को एक ही बार एक ही साथ तो बनाया, आपने तीन अलग अलग एलिमेंट्स तो लिखे नहीं। तो रिएक्ट सिंपली बोलता है कि इस केस में यहाँ पर एक की नाम से प्रॉप लगाओ और उसमें कोई भी यूनिक चीज डालो। तो आपने बोल दिया टू डाल देते हैं, सब में टू सेम नहीं हो सकता, ये देखो सबकी की सेम नहीं हो सकती, यूनिक होनी चाहिए। तो अब यूनिक क्या है, ये जो डेटा है ना, इस डेटा को मैं कंसोल लॉग करके दिखाऊंगा आपको। ये दिख रहा है डेटा, देखना, तीन डेटा है, 0 1 2, ये यूनिक है, मतलब 0 1 2 तीनों के अलग अलग है ना। ये 0 1 2 और 3 किस में स्टोर होते जाएंगे, आई में स्टोर होंगे, यानी इंडेक्स में स्टोर होंगे। जब भी मैप लूप चलता है, मैप जब भी चलता है तो वो पहली चीज में क्या स्टोर करता है, डेटा, और दूसरे में क्या स्टोर करता है, इंडेक्स। तो ये आई मतलब यूनिक हो गया, 0 1 2 3 आ रहा है, तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, आई। समझ में आया, अब ये एरर हट जाएगी आपकी। तो जब भी आप लिस्ट रेंडरिंग करोगे, आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, साथ साथ में की प्रॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी। जो ये की प्रॉप आपने लगाया है, उस की प्रॉप को यूनिक रखना है आपको। हाँ ब्रिजमोहन, देखो यहाँ इन तीनों के बीच में यूनिक की होना चाहिए, बाकी हर किसी का 0 1 2 3 होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अपने आप पीछे असाइन कर देगा इनको कि ये जैसे person 1 person 2 person 3 person 4, बट यहाँ कुछ तो यूनिक हो जिससे उसको पता चल पाए। तो बाकी दूसरों को भी 0 1 2 3 मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन तीनों को सेम नहीं मिलना चाहिए। जो तीनों एक ही साथ बन रहे हैं ना, उनको सेम नहीं मिलना चाहिए। तो पर्सन 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 तीनों कंपोनेंट्स बन गए। अब जो ये की प्रॉप आपने लगाया है, वो एक प्राइवेट प्रॉप होता है, मतलब वो क्या है, एक प्राइवेट प्रॉप है। ठीक है, प्राइवेट प्रॉप होने का सिंपल सा मतलब क्या है कि मैं इस प्रॉप को अपने काम के लिए यहां अंदर यूज नहीं कर सकता हूं। जैसे मैं चाहूँ ना कि मैं इधर एक स्पैन टैग लूं और स्पैन टैग के अंदर प्रॉप्स डॉट की ले लूं, ठीक है रोहित, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर एरर आनी शुरू हो जाएगी। की इज नॉट अ प्रॉप, ट्राइंग टू एक्सेस इट विल गेट रिजल्ट अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड आ रहा है, क्योंकि की जो है वो एक प्राइवेट प्रॉप है, वो आप अपने काम के लिए अंदर यूज नहीं कर सकते हो। वो सिर्फ कौन यूज कर सकता है, कंपोनेंट खुद के काम के लिए यूज कर सकता है, और कोई यूज नहीं कर सकता उसको। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। बट आप बोलते हो कि सर मुझे अगर इंडेक्स अंदर भेजना है तो एक और की बनाओ, मतलब एक और क्या बनाओ, प्रॉप बनाओ, और इसकी हेल्प से भेजो।
बट आप की प्रॉप को अपने काम के लिए यूज नहीं कर सकते। ये देखो मैंने दोनों में सेम ही वैल्यू डाली है, लेकिन इस नाम से मैं इसको अंदर यूज कर पा रहा हूँ, 0 1 2 3 आ रहा है। बट मैं अगर इसको props डॉट की नाम से यूज करना चाहूंगा तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि सिंपल सी कहानी है कि वो एक प्राइवेट प्रॉप है जो सिर्फ और सिर्फ कौन यूज कर सकता है, ये खुद कंपोनेंट ही यूज कर सकता है, इसके अलावा कोई यूज नहीं कर सकता। समझ में आ रही कहानी? जो रिएक्ट जेएस की वेबसाइट होती है वो लोड कुछ नहीं करती है, वो सब कुछ एक बार ही आता है। बाद में तो सब कुछ डिव वो रेंडर होता है उस जगह पे, मतलब वो बाद में सब कुछ क्रिएट होता है, जावास्क्रिप्ट के कोड से ही क्रिएट हो रहा है वो सब कुछ। हाँ हाँ, नहीं नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि वो सब कुछ यहाँ जावास्क्रिप्ट से बाद में बन रहा है, लोड कुछ नहीं हो रहा है, जावास्क्रिप्ट का कोड लोड होता है बस खाली। ये जो आपको अभी ये जो दिख रहे हैं ना इधर, ये भी इधर बाद में बनाए गए, इस जगह पे आने के बाद इस कोड ने यहाँ बनाए हैं, ये पहले से थोड़ी थे। वो तो डिपेंड करता है ना कि आपका डेटा कितना लोड हो रहा है उस पर। रिएक्ट से बनी हुई वेबसाइट स्लो होगी नहीं, क्योंकि रिएक्ट आपके HTML CSS के कोड को डाउनलोड कर ही नहीं रहा है, वो उस HTML CSS के कोड को ब्राउजर के आने के बाद बना रहा है। मतलब पहले आप यहाँ पहुंचते हो फिर बनाते हो, वहां से डाउनलोड क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। वहां से index.html डाउनलोड हुई, उसमें तो खाली था, कुछ था ही नहीं ना। वो तो टाइम तो लगेगा ना ऑब्वियसली, फिर वो तो हर वेबसाइट सारा ही डाउनलोड करती है। तो उसके उस केस में तो जब आपकी इमेज लोड होगी ना, जैसे समझ लो जैसे ये जो कंटेंट था, ये कंटेंट लोड हो गया, अब मैं किसी और पेज पे जाऊंगा और वहां कोई और इमेज लगी हुई होगी ना, तो वहां फिर से लोड होगा। जैसे देखो क्लोज SVG सब लोड हुए, अब फिर से क्लियर कर देता हूँ। ये देखो, अब मैं इधर वेब टेक्नोलॉजीज पे जाता हूँ, रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल पे क्लिक करूंगा, तो ये चीजें लोड हो रही है ना। वो लोडिंग, ये जो अदर लोडिंग है वो आपकी बाद में ही होगी, वो उसके साथ नहीं होगी। मतलब समझा नहीं मैं। हम्म। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ वहां पर इंस्टेंटली जावास्क्रिप्ट से बन रहा है ना, पहले से तो कुछ बना हुआ है ही नहीं। आप ये जो कोड लिख रहे हो, ये कोड आपके लिए HTML CSS का कोड है, बट ये एक्चुअली HTML CSS का कोड है ही नहीं ना। तो ये क्रिएट अभी यहाँ से उठा के इसको जावास्क्रिप्ट यहाँ लेके आ रही है। अभी मैं इसकी जावास्क्रिप्ट बंद कर दूँ तो आपको कुछ दिखेगा यहाँ पे? जैसे जावास्क्रिप्ट ही ऑफ कर दी तो कुछ नहीं दिख रहा ना, क्योंकि कुछ है ही नहीं उस HTML पेज पे। तो उस HTML पेज के यहाँ आने के बाद में जावास्क्रिप्ट उस पेज को बना रही है, पहले से वो पेज बना हुआ है ही नहीं। ठीक है, ये समझ में आया लिस्ट रेंडरिंग क्या होती है? लिस्ट क्या हुआ? हाँ संदीप, लिस्ट रेंडरिंग के अंदर आप क्या कर रहे हो? आप एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को, आपके पास एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, उस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को आप क्या करवा रहे हो? मैप करवा रहे हो, और मैप करके आप वहां पर उससे क्या बना रहे हो? कंपोनेंट्स बना रहे हो। ठीक है, अब आपको एक चीज और अच्छे से ध्यान रखनी है कि हर एक कंपोनेंट के अंदर क्या लगा हुआ होना चाहिए? एक की नाम का प्रॉप लगा होना चाहिए, और ये की नाम का प्रॉप क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए, मतलब सेम नहीं हो सकता ये। तो ये की नाम का प्रॉप होना चाहिए आपका यूनिक। जब ये की प्रॉप यूनिक होगा, तब रिएक्ट बहुत अच्छे से वर्चुअल डोम की हेल्प से आपकी वेबसाइट की स्पीड को और अच्छे से ऑप्टिमाइज कर पाएगा। ठीक है, वर्चुअल डोम मतलब क्या है?
कॉपी ऑफ एक्चुअल डोम, मतलब जो एक्चुअली डोम है ना उसकी कॉपी है ये एक तरीके से। समझ गए? जब भी एक्चुअल डोम में कुछ चेंज लेके आना होता है तो सबसे पहले चेंज कहाँ आता है? वर्चुअल डोम में, और उसके बाद कहाँ चेंज होता है? एक्चुअल डोम में चेंज होता है। समझ गए? अब आप लोगों को बहुत सिंपल सा टास्क है, ये जो अभी आपने पढ़ा है वर्चुअल डोम और एक्चुअल डोम, ये प्रोडक्ट वाली एपीआई है। इस एपीआई को मैं आपको दे दूंगा, यहां से पूरा कॉपी करना है। कॉपी करोगे यहां से और इधर ले जाके पेस्ट कर दोगे। ये सारा डेटा आ गया मेरे पास, डेटा इक्वल्स टू ये सारा डेटा मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब सिंपली क्या करूंगा, एक कंपोनेंट बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा प्रोडक्ट, और उसमें ये सारा डेटा रेंडर करवाऊंगा कुछ इस तरीके से। ये आप लोगों का टास्क है जो आप लोगों को करना है। जिनके पास लैपटॉप है अभी तुरंत चालू कर देना, और जिनके पास नहीं है वो कल से लैपटॉप लेके नहीं आए तो फिर आना मत। मतलब लैपटॉप है और लेके नहीं आ रहे हो, जो यहाँ के सिस्टम पे काम करते हैं वो तो नीचे रखे हुए सिस्टम। क्या चीज? ये वाली चीज आप बोल रहे हो तो मान लेता हूँ फिर। आपको कुछ इस तरीके से ये वाला जो डेटा है उसको इधर दिखाना है। वो साइड वाला वो सब कुछ नहीं बनाना है, आपको सिर्फ ये बनाना है। जैसे हम क्या कर रहे हैं, ये कार्ड्स बना रहे हैं, वैसे ही इसी तरीके के कार्ड्स बनेंगे, लेकिन बनेंगे किस पे? इस डेटा के ऊपर। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो आज क्लास में हमने पढ़ा है वो काम करना है। पहले क्लास में हमने क्या पढ़ा देखो, वापस से रिवाइज करवा देता हूँ क्विकली। हमने एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है? तो एक डेटा है उसके अंदर हमारे ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, उसको हमने लूप में चलाया, और उसकी हेल्प से हमने क्या रेंडर रिटर्न करवाए, हमारे कंपोनेंट को रिटर्न करवाया। ये जो डी है उसके अंदर मेरा ये एक डेटा, दूसरा डेटा, तीसरा डेटा, ये डेटा आ रहा है। और ये जो मेरा आई है उसमें इस डेटा का क्या आ रहा है? इंडेक्स आ रहा है। समझ गए? इसकी हेल्प से आपने क्या रिटर्न किया, यहाँ पे से कंपोनेंट रिटर्न किया है, और इस कंपोनेंट के अंदर ये आप यहाँ पर डेटा पहुंचा रहे हो। अब सो दैट कि इस कंपोनेंट को प्रॉपरली रेंडर करवाया जा सके, इसलिए हमने की नाम का एक यूनिक प्रॉप लगाया है। जरूर नहीं है कि आप ये जो की नाम का प्रॉप है उसको इंडेक्स से ही लगाओ। आप यहाँ पर मैथ डॉट रैंडम लिख दोगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि मैथ डॉट रैंडम से भी रैंडम नंबर ही बनते हैं, ये एरर नहीं आएगी। तो हर किसी कंपोनेंट के पास एक रैंडम की चली गई होगी, देखो दिख रही है। समझ गए? तो ये भी अलाउड है, मना नहीं है, बट ये उतना रैंडम नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है कि हर 30 कंपोनेंट के बाद में किसी की सेम आ जाए तो। क्योंकि रैंडम तो आपको यूनिक नंबर निकाल कर देता है, लेकिन हर बार यूनिक नंबर थोड़ी निकाल के देता है। पिछली बार वाले 2 बार पुराने नंबर वापस मैच भी तो हो सकता है ना। समझ गए? तो इसीलिए हम किसको यूज करते हैं, हम आईडी को यूज, मतलब इंडेक्स को यूज करते हैं। उससे क्या होता है, इंडेक्स मुझे पता है 100% की सारा क्या होगा, यूनिक ही होगा। ठीक है? लैपटॉप निकालो, ये एपीआई है आपके, मैं उस पर व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजता हूँ। मुझे